अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम अवाम के मैंडेट के ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन 2024 मुकम्मल हो चुके, इंतखाबी नताइज भी मुकम्मल हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली और चारों सूबाई असम्बली के जितने भी हल्के थे उनके इंतखाबात का नताइज का ऐलान कर दिया है। कुछ जगहों के ऊपर अरकान असम्बली का इंतकाल हुआ था, तो एक नेशनल असम्बली का और दो सूबाई असम्बली के हल्के जो अभी इलेक्शन होना बाकी है। जबकि पंजाब में एक और इसी तरह से जो खुशाब का नेशनल असम्बली का है, खुशाब 2, वहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन अभी होना है। 15 ज़िमनी सॉरी नहीं, कुछ पोलिंग स्टेशन जहाँ पर मामलात ख़राब हुए थे। 26 पोलिंग स्टेशन खुशाब के और सिंध असम्बली का एक हल्का है गोटकी का PS 18, वहाँ पर भी 2 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर 15 फरवरी को इलेक्शन होगा, फिर उनके नताइज सामने आएंगे। नेशनल असम्बली में और पंजाब असम्बली में जो है काफ़ी जोड़ तोड़ और सियासी जो है कि वो धींगा बुझती मज़ीद देखने को मिलेगी हमें हुकूमत साजी के लिए। सिंध बड़ा वाज़े है, KP बड़ा वाज़े है। सिंध में पीपल्स पार्टी, KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान में एज़ यूजुअल मखलूत हुकूमत बनेगी, जहाँ पे JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11-11 अरकान असम्बली के साथ, और फिर उनके बाद नून लीग के 10 अरकान असम्बली हैं और 6 जो है वो इंडिपेंडेंट है, और फिर 4-3-2 इस तरह से करके बाकी अरकान है। नेशनल असम्बली में इंडिपेंडेंट 101, सबसे बड़ी तादाद इस दफ़ा जो तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ। 101 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली मुंतखब हुए, इनमें से 3 नून लीग में शामिल हो चुके हैं। उनकी वाबस्तगियाँ कुछ नून लीग के साथ थीं और 4 या 5 और ऐसे भी हैं आज़ाद जो आज़ाद हैसियत में जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो है गालिबन 94 MNA जो हैं वो अभी हाउस में पहुंचेंगे। नून लीग के 75, पीपल्स पार्टी के 54, MQM 17, PMLQ 3, JUI 4, जमात इस्लामी 2, BNP 2 और फिर बाकी 5-6 हैं जिनके एक मेंबर्स जो हैं कि वो कौमी असम्बली में पहुंचे हैं। इस एतबार से अभी जो हुकूमत साजी है वो या तो तहरीक इंसाफ अपनी जो अदालतों में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि उनके 150 या 170 नंबर जो है वो बोला जा रहा है जी कि हमारे डायरेक्ट इलेक्शन में कामयाब हुए हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज मुतअद्दिद पटिशन्स वसूल की हैं और कोई 16 के करीब हल्के हैं जहाँ पे ROs को हतमी नतीजा अनाउंस करने से रोका है। इसी तरह हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर में, रावलपिंडी बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट में और इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट में भी पिटिशन्स फाइल हुई हैं जिनकी समाअत कल होगी। तो पीठ इतनी नशिस्तें वापस ले सकेगी, बड़ा अहम सवाल है और उसी के नतीजे में फिर देखा जाएगा कि पंजाब और मरकज़ में वो किस पोजीशन में आते हैं, क्योंकि पंजाब में इस वक्त 138 आज़ाद अरकान हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं, जबकि बाकी PTI के और 137 नून लीग और 10 पीपल्स पार्टी। तो ये मामलात हैं, इन्हीं के तनाजुर के अंदर हमारी गुफ्तगू होगी। और सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने भी एक तवील अरसे के बाद खामोशी तोड़ी है। पहले EVM के ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और आज उन्होंने अवामी मैंडेट के हवाले से जारी किया और उसमें 1-2 जुमले में अभी बोले देता हूँ और फिर हम इसको तफसील से आगे डिस्कस भी करेंगे कि मेरे शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। तो अब ये सदर मुमलिकत बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं उसको एहतराम होना चाहिए उसका। और फिर वो आखिर में ये कह रहे हैं कि सियासतदानों, उनकी जमातों और हमारे इदारों को अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इस मौके को कबूल करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बेशक अल्लाह पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ, सब कुछ जोड़ कर तामीर नो का काम शुरू करो, दुनिया आपकी मुंतज़िर है। तो जनाब ये सूरत हाल होगी, बातचीत करेंगे इस स्टूडियो में हमारे साथ हसन खोकर साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानूनदान हैं, तशरीफ़ रखते हैं। साकिब हमारे साथ जो हैं कि साकिब बशीर जो कोर्ट रिपोर्टिंग और लीगल इश्यूज़ को बड़े करीब से देख रहे हैं और इनसे हम कुछ जो ये सारी पटिशन्स हो रही हैं, कितनी नशिस्तें वापस मिल सकती हैं, फॉर्म 45 और 47 से 49 के सफ़र के दरमियान कितनी रुकावटें और कितनी सहूलतें होंगी वो भी, और फिर कुछ इससे इमरान खान के मुकदमात और उनकी रिहाई के हवाले से बहुत सी चहम गोइयाँ और अडाला जेल के अंदर मीटिंग्स की बात हो रही है, तो कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर अब्दुल समद याकूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो हमारे साथ जो है कि वो स्काइप पे ऑनलाइन मौजूद होंगे।
साकिब साहब से शुरू कर लेते हैं। साकिब साहब, इलेक्शन आपने देखे, हम भी 1988 से इलेक्शन को अमली तौर के ऊपर देख रहे हैं, बल्कि 85 और 84 का जो रेफरेंडम था वो भी मैंने बतौर स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है कि उनमें हिस्सा लिया हुआ है। तो उन सारे हालात का जायज़ा लें तो इस इलेक्शन और इस इलेक्शन के बाद ये जो 45-47 का तनाज़ा पैदा हुआ है जो इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में पहुँचा है, तो ये अपनी ओपिनियन बताइएगा कि अदालतों के अंदर जिस अंदाज में हियरिंग्स होती हैं, जो ट्रेंड्स अभी पिछले 6 माह के अंदर हमें नज़र आते रहे हैं, तो पीटीआई को कितना जो है कि अदालती फोरम से और इलेक्शन कमीशन से जो है कि अपनी नशिस्तें वापस लेने में कामयाबी हासिल हो सकती है? बहुत शुक्रिया खालिद मीर साहब। एक तो बड़ी क्लियर हो गई बात कि 2024 में भी हमारी सियासी जमातों ने ओवरऑल और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। 2013, 2008, 18 और 24, मतलब आज देखें कि 99 या जितना आपने कहा कि 80 से लेकर जब भी इलेक्शंस होते हैं इस किस्म के सवालात उठते हैं, और 2024 में भी वही सवालात उठ रहे हैं। और सवालात बाज़ औक़ात उठते हैं कि उसमें कोई क्लैरिटी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपोनेंट्स पे हवा में जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है। इतने क्लियर किस्म के इल्ज़ामात जिनकी तस्दीक जो है वो सहाफ़ी भी कर रहे हैं, जिन्होंने इस 2018 के 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन को ग्राउंड में जाकर कवर किया है, और अगले दिन सुबह 4 बजे तक पोलिंग स्टेशन और आरओ के दफातर के बाहर जो है वो मौजूद रहे हैं। जब आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, मीडिया पर पाबंदियां लगा देते हैं, एंट्री पर पाबंदी लगा देते हैं, चीज़ें रोक देते हैं, तो फिर सवालात जन्म लेते हैं। और 8 फरवरी को तकरीबन 8 या 9 बजे से लेकर आनवर्ड 2 बजे तक जो कुछ हुआ, उसने इस जो इलेक्शन है इसकी काफ़ी शफाफियत पर सवालात उठाए हैं। अब बातें हैं कि पीटीआई की जो नशिस्तें हैं वो कितनी जो है वापस होंगी और कितनी वापस नहीं होंगी। ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद को सैंपल के तौर पर बहुत बोला भी है, लिखा भी है इस पे, सैंपल के तौर पर इसलिए लेता हूँ कि इस्लामाबाद को आप आइडियली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी यहाँ पे होता है, और भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस है कि इस्लामाबाद हर आंख की नज़र पे है और दस्तरस में सारा जो ये इलाका है। तो इस्लामाबाद के जो रिजल्ट्स हैं वो 16 घंटे के बाद आए हैं, तो इससे बड़ा कोई मतलब शफाफियत पे सवाल हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जो रिटर्निंग अफसर हैं वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब हैं, और उनके नीचे रिटर्निंग अफसरान हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये वही डिप्टी कमिश्नर है जिन्हें इलेक्शन कमीशन खुद बार बार कह चुका है कि इसको बदलें, इसको बदलें, अगर नहीं बदलेंगे। हुकूमत के लगाए गए डिप्टी कमिश्नर हैं। होता यह है कि जब निगरान हुकूमतें आती है तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन तब्दील नहीं हुए। 16 घंटे बाद इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर जो है वो रिजल्ट्स आना मेरे लिए तो हैरान कुन है कि क्या कहाँ थे रिजल्ट्स, कहाँ थे, क्यों नहीं जो उस दिन जो कैंडिडेट्स थे उनको इंटर क्यों नहीं होने दिया गया। और अभी उन तीनों को इलेक्शन कमीशन ने रोक भी दिया कि आप नोटिफाई ना करें, अभी रोक भी दी गया। उस दिन जो है उनको क्यों नहीं इंटर होने दिया। आप शफाफियत खोल दें ना, मीडिया को इंटर होने दें। यहाँ पे जो रिटर्निंग अफसर थे उनके वहाँ पे जो मीडिया गया 8 बजे उन्होंने बंद कर दिया, और उन्होंने दूर खड़ा कर दिया, पुलिस खड़ी कर दी, पता नहीं मतलब क्या होने लगा है। भाई आप ये जो पब्लिक है, ये अवाम है, उसने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। आप मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। मसला ये है कि जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसी को मिलना चाहिए। पीटीआई की जो पिटीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ये ख्याल है कि वो जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कुछ पिटीशंस को इस्लामाबाद की, पिंडी, जेलम और लाहौर की, उसमें जो उनके पास सबूत हैं वो इतने सॉलिड हैं, उनको आप कंट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये क्लेम जो पिटीशंस, इनकी दरखास्तें आई हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये क्लेम सिर्फ पीटीआई के वो कैंडिडेट्स नहीं कर रहे, तमाम मुखालफिन भी कह रहे हैं कि जो उस हलके में इलेक्शन लड़ रहे थे इस्लामाबाद में, जो मुस्तफा नवाज खोखर हैं, वो खुद चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि आपने क्या रिजल्ट दिया है। और यहाँ पे जमात इस्लामी भी यही कह रही है, पिंडी में जमात इस्लामी कह रही है, वहां पीपल्स पार्टी बहुत से शहरों के अंदर ये पार्टी कह रही है, जेलम में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो कैंडिडेट्स जब अगर तो बात होगी सिर्फ कि पीटीआई का कैंडिडेट कहे कि मेरे वोट इतने हैं, मेरे पास फॉर्म 45 है, लेकिन वहां पे अगर 2 और पॉलिटिकल पार्टीज भी वही फॉर्म 45 लेके मैच कर रहा हूं डेटा सारा, रिटर्निंग अफसरान उसको कैसे कंट्राडिक्ट करेंगे। बिल्कुल। मैं जरा खोखर साहब आपकी तरफ आता हूं, फिर मैं याकूब साहब को इसलिए आखिर में रखा है
कि उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा बग़ैर निशान के जो है कि आज़ाद हैसियत में सीटें ली हैं और सबसे ज़्यादा सीटें खोने का ख़तरा भी नहीं कि पार्टी को है, सारों की नज़रें इन पर हैं। तो खोकर साहब, एक चीज़ तो हमने ये देखी है कि फार्म 45 तक एक्सेस हमें भी थी, और सिर्फ इस रीजन में नहीं, एज ए मीडिया पर्सन बहुत से लोग, क्योंकि जब मोबाइल बंद कर दिए गए सुबह से थे और जिस अंदाज के अंदर इलेक्शन प्रोसेस चलाया जा रहा था, शकूक व शुबहात जो है कि वो यकीन की हद तक साफ चीज़ें नज़र आ रही थीं। अब ये मामला सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। आप बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट जो है कि आप खुद इस सारे प्रोसेस का एक हिस्सा हैं, आप कोर्ट और बार जो है कि वो बिल्कुल दस्तबाजू होते हैं एक दूसरे के। आप इन केसेस को किस हद तक देख रहे हैं कि कितना पोटेंशियल होगा और कितना जल्दी जो है कि इंसाफ या ये जो है कि मामला सेटल डाउन किया जा सकेगा, क्योंकि हुकूमत साजी और उसके बाद मामला को आगे बढ़ाने के लिए ये फेज़ बहुत अहम है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो एक पब्लिक पल्स होते हैं, और पब्लिक पल्स जो है उसको कभी भी तरीके से जो है उसे निगेट नहीं करना चाहिए और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। यही एक हम जमहूरियत का या डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत हुस्न है। बट पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये होता आया ये है कि जब भी इलेक्शन होने लगते हैं उससे पहले, उसके दरमियान और उसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी बनती है, और वो कंट्रोवर्सी हमेशा सिस्टम को डिस्क्रेडिट करती है, और उस डिस्क्रेडिट की बुनियाद के ऊपर फिर आपकी जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो उसी को जस्टिफाई करती रहती हैं, और जब जस्टिफाई करती रहती हैं तो वो अपने असल जो मैनिफेस्टो है पब्लिक सर्विस करने से उससे दूर होती जाती हैं। अब अगर हम पिछले 3 इलेक्शंस देख लें, 2013 का आप देख लें, तो उसके अंदर आपके सामने जो था वो एक विक्ट्री स्पीच वाली बात आई, और उसके अंदर आप ये देखें कि कहाँ कहाँ से वो बात चलती चलाती जो है इस मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ा। और उसके बाद जब 2018 के इलेक्शंस आए तो वो प्राइम मिनिस्टर असेंबली के अंदर स्पीच भी नहीं कर सके थे, और फिर आपने देखा कि हमारी असेंबली जो थी वो एक मंडी बाज़ार जो है वो शो करती रही थी, और अल्टीमेटली आर्टिकल 95 के नीचे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो गए। फिर एक पीडीएम की हुकूमत बनी, और आपका मुल्क जो उस लेवल तक चला गया कि जिसके अंदर जो था वो मिडिल क्लास भी अपने हाथ खड़ी कर चुकी कि अब इस मुल्क के अंदर इस इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर रहना जो है वो नामुमकिन हो गया है। अब उस एक उम्मीद थी कि हम 2024 के अंदर जब हम जाएंगे इस इलेक्शन के अंदर तो हम सिस्टम को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे, और हम आम आदमी की जो आवाज़ है, ये वोटर्स की जो आवाज़ है, उसको सुनेंगे, और उसके अंदर अगर प्लस माइनस कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको एमिकेबली रिजॉल्व करेंगे। अब आप पिछले 2-3 दिन से देख लें कि आपके मुल्क के अंदर पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर ये हुआ ये है कि इतनी स्मूथ पोलिंग जो है वो आपकी सुबह से ले कर शाम तक हुई, और उसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के सारे इदारों को जाना चाहिए, और गया भी है उस चीज़ के अंदर कि आपको कोई बड़ा इंसिडेंट नज़र नहीं आया। अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस था उसके अंदर एक विजिलेंस जो थी वो चाहिए थी, ताकि अगर सारा दिन अच्छा गुजरा है तो उसके बाद वाली चीज़ें भी अच्छी गुजरें। अब उसके अंदर खालिद साहब जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर 3 फॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, जो इस सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जाके तो कोई एक फ़ाइनल रिजल्ट देते हैं। एक है फॉर्म 45। फॉर्म 45 ये होता ये है कि एक हर पोलिंग स्टेशन का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो एक रिजल्ट्स देता है कि इसके अंदर रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, कितनों ने वोट डाला, कितने रिजेक्ट किए गए और किन किन कैंडिडेट्स को निकले, और उसके बाद वो रिजल्ट फॉर्म जो है या फॉर्म 45 जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है, और वो एक कंसोलिडेशन करता है, उसे कहते हैं प्रोविजनल कंसोलिडेशन, और वो फॉर्म 47 होता है। और 47 के बाद मामला जो है जब इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है तो वो फॉर्म 49 इशू करते हैं और उसके मुताबिक गैजेट करते हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी आई हुई है कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 बना नहीं है, इसके 2 ही हल हैं। एक इसका हल ये है कि आप जिस तरह अभी सारे लोग हाई कोर्ट्स के अंदर गए हुए हैं, और हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन उस हद तक मौजूद रहती है जब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है अनाउंस नहीं होते, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल उस वक्त अनाउंस कर दिए जाएंगे जब आपका फॉर्म 49 को गैजेट नोटिफाई कर दिया जाएगा। उससे पहले हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब उसके अंदर हाई कोर्ट के पास एक ही ऑप्शन है इसके अंदर वो एक्सरसाइज करे, वो है रीकाउंटिंग का, कि आपके वो जो 45 के फॉर्म थे उसके मुताबिक जो काउंटिंग है क्या 47 ने वो रीकाउंटिंग करके उसके मुताबिक ही। और जो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स के अंदर जो डिले भी आया है कुछ एरियाज़ के अंदर, उसकी बुनियादी वजह थी कि आपका कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर टर्नओवर बहुत ज़्यादा आया है,
और वो हालांकि जनरली देखा जाए खालिद साहब तो आपके मुल्क के अंदर 2024 का इलेक्शन उसके अंदर टर्नओवर कम आया है, यानी कि 2013 के अंदर आपका टर्नओवर था तकरीबन 55% पे था, 2018 के अंदर ये 52 पे गया और इस दफ़ा ये 48% पे आया है। लेकिन वो जो 48% आपका टर्नओवर आया है उसके अंदर जो वोट ज्यादा हैं, वो नंबर वो इसलिए ना कि आपका तकरीबन जो है 21 मिलियन वोट्स जो हैं वो बढ़े हैं और 128 मिलियन पे आप गए हैं। लेकिन ये है कि आज भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है यानी कि 50% आपका जो वोटर है वो उस सिस्टम के ऊपर नहीं आया जिसको आना चाहिए था। और अब मैं समझता हूं और उसकी एक वजह ये सिस्टम खुद भी है जिसने पूरे 24 घंटे कम्युनिकेशन बंद रखी और इलेक्शन कमीशन जो है और इदारे ऐसे होते हैं कि जो इंक्लूसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा था प्रैक्टिकली कि आप इंक्लूसिव की बजाय मैं आपको चीज एक्सक्लूसिव करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप अगर 8300 की बात करते हैं तो उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने एक्सेस किया अपने वोट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। चीज़ ये अब आप देखें कि अगर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन को देखें, इन सारों ने सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन पे भी तनकीद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे भी तनकीद, रिटर्निंग ऑफिसर्स पे भी तनकीद, और उस लेवल तक गए हैं कि वो एक होमवर्क था कि अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ आता है तो हमने उसकी एक ग्राउंड बनानी है और हमने चैलेंज करना उस चीज़ को। लेकिन कतई नज़र हम इस चीज़ के अंदर चले जाएं, अब ये है कि आपके मुल्क के अंदर 266 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तकरीबन 255 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कुछ के डिले हैं या एक का होना है। अब वे फॉरवर्ड ये है कि अगर पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन जो है वो 40 से 45 पटिशन्स आई हैं, अगर सारे प्रोविंसेस को डाल दिया जाए तो इसका एक ही हल ये है कि जो आपका जो बैलेटिंग हुई है उसको आप रिकाउंट करें और रिकाउंट करके उसके मुताबिक आप जो है फॉर्म 45 अगर उसके मुताबिक है, क्योंकि अब फॉर्म 45 जो है वो सेकेंडरी रह गया, अब आगे फॉर्म 47 और 47 जो है वो आपका सारा कंसोलिडेशन है। अब उस कंसोलिडेशन के अंदर अगर वो वोट्स जो हैं वो मैच कर जाते हैं 47 के मुताबिक तो आप उसको कर दें, नहीं तो ये है कि फिर आप करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आप आगे चले जाएंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ ये खालिद साहब मैं आपको बताऊं कि अगर इस मुल्क के अंदर एक इलेक्शन प्रोसेस आया है तो उसकी क्रेडिबिलिटी को कंटिन्यू रहना चाहिए, उस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन हम क्रेडिबिलिटी को बनाने वालों को भी सोचना चाहिए ना कि आप 1.5 साल तक इलेक्शन को लटकाए रखेंगे, कराएंगे और सब कुछ बंद करके कराएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इस चीज के अंदर कि जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। अब्दुस भाई याकूब साहब, आपकी चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको 2 महाज के ऊपर जो है अभी भी जंग लड़नी है, एक अदालती महाज के ऊपर भी, सियासी महाज के ऊपर भी। कुछ इत्तेहाद बनाने पड़ेंगे आपको अगर आपके नंबर पूरे नहीं हो रहे, और फिर अदालती महाज के ऊपर लीगल जो है कि एक तरफ आपको अपनी सीटें वापस लेनी है, दूसरी तरफ आपको अपने लीडर को बाहर भी लाना है। तो क्या अभी स्ट्रेटजी है आपकी? देखें, वो तो आपने इस तरह से अल्फाज में बयान किए कि जैसे मुनीर ने कहा था कि एक दरिया के पार उतरा तो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, इसके बाद एक और दरिया भी आएगा। इसके बाद कई दरिया आएंगे। देखें, ये हाफिज साहब जिन लीगल पॉइंट्स का, निटी-ग्रिटीज का बयान कर रहे थे, जाहिर है कि ये डेप्थ में ये एक्सपर्ट है, लेकिन मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसमें मैं यकीन से नहीं कह सकता कि जो नंबर हमने अचीव किया है वो नंबर गेम में हम कितने नंबर सस्टेन कर पाएंगे, कितने लूज करेंगे या फर्दर गेन करेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये खाली को ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल इलेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ये 8-9 जो मई से सफर शुरू हुआ और वो 8 फरवरी तक का सफर जो है वो हमारे लिए ना सिर्फ इंतहाई कठिन था, जफाकश था, बल्कि उसने पॉलिटिकल और इलेक्टोरल लैंडस्केप को ऑल टुगेदर जो है वो पाकिस्तान का चेंज करके रख दी है। देखें, ये 9 मई से लेके और 8 फरवरी का जो सफर है ये दुनिया के लिए और पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए जो है ये एक और डेमोक्रेसी के अलंबरदारों के लिए भी एक टेस्ट केस है। इसमें जो वोटर डिफाइंस में निकला है वो एक बात तो उसने ये वोट की दलील से ये बात साबित की है कि किसी सियासी जमात को या किसी सियासी लीडर के वजूद को पाकिस्तान में आज के बाद कोई ना तो जज जो है उसके वजूद को की नफी कर सकता है, ना कोई जर्नैल नफी कर सकता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो नफी कर सकता है। ये बात तो डिफाइंस में वोटर ने साबित कर दी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आने वाले पॉलिटिकल स्केप को हमने इस तरीके से ऑल्टर किया है कि आने वाले वक्त में अब आपको वोट की वुक्कत, वोट की हैसियत और वोट की जो
तकद्दुस जो है, वोट का जो तकद्दुस है, उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ये अब नहीं चल सकता कि आप जो है वो टिपिकल वेज में या उस कन्वेंशनल वेज में दादली करते रहे। देखें, आपने इलेक्शन का जो मैंडेट है, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो इंतहाई शदीद होते हैं। और उन कॉन्सिक्वेंसेज को अब ये पाकिस्तान जितनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है, अब उसमें ये सकत बाकी नहीं रही रियासत में कि वो अब मजीद जो है वो इस तरह की लोगों के मैंडेट को डिसरिस्पेक्ट करके, डिसरिगार्ड करके, और वो कोई ऐसी हुकूमत साजी करे या वो फैसला साज ऐसी हुकूमत साजी करे जो कि पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाल सकती है। जाहिर है ये फिर उस मैंडेट वाले को एजिटेशन की तरफ भेजेंगे, और एजिटेशन के तहत जो है वो ये ना सिस्टम चलते हैं ना मुल्क चला करते हैं। जी खालिद साहब। अच्छा, चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो फिर थोड़ा सा हम जो है कि इमरान खान के केसेस भी हैं, उनको वापस किस तरह से आना है, और फिर जो हुकूमत साजी के लिए जो इत्तेहाद साजी हो रही है इस वक्त, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।